हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी फिजिक्स का सार है और आज का टॉपिक है बल यानी फोर्स। इससे पहले हम लोगों ने मोशन यानी गति के बारे में डिस्कस किए थे, जिसमें न्यूटन के तीनों लॉ उदाहरण सहित और गति से संबंधित जितने भी पॉइंट थे उन सभी को अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आप जो है उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बल क्या है, किसे कहते हैं, इसके प्रकार कितने हैं, उपयोग क्या है, इन सभी पहलुओं पे अच्छे से डिस्कशन करेंगे और लास्ट में इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। देखिए बल क्या है, तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। जब आप किसी वस्तु पर बल या फोर्स लगाते हैं तो वस्तु की अवस्था, स्थिति, आकार या आकृति में परिवर्तन होता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल जो है एक सदिश राशि है, याद रखिएगा। बल क्या है, एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। बल का मात्रक न्यूटन है, जिसे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में भी प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। बल के विभिन्न रूप एवं उनके उदाहरण। धक्का यानी पुश जो है ये बल का एक रूप है। जैसे में धक्का देकर दरवाजा खोलना, दरवाजा पे जो है आप पुश करते हैं, दरवाजा पे आप धक्का देते हैं, दरवाजा को पुश करते हैं तो दरवाजा क्या होता है, खुलता है। ये जो होता है बल के कारण होता है। खिंचाव यानी पुल, ये भी एक बल का रूप है। जैसे में रिक्शा चालक के द्वारा जो साइकिल होता है उसके पैडल पर फोर्स लगाता है तो रिक्शा आगे बढ़ता है, तो ये भी बल का एक जो है प्रकार है, खिंचाव यानी पुल। संपीड़न भी बल का एक रूप है। जैसे में गैसों को संपीड़ित करके उन्हें सिलेंडरों में भरना। तनाव भी बल का एक रूप है। जैसे में रबड़ के दोनों सिरों को खींचना। आप इलास्टिक के दोनों सिरों को जब आप खींचते हैं तो क्या करते हैं, बल के कारण ही आप खींच पाते हैं। नेक्स्ट है वायु प्रतिरोध, एयर रेसिस्टेंस। यह भी बल का एक रूप है। जैसे में गतिशील वाहन पर उसकी गति की दिशा के विपरीत वायु के द्वारा आरोपित बल। और घर्षण, फ्रिक्शन जो है यह भी बल का एक रूप है। वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना, यह भी क्या है, वाहनों एवं व्यक्तियों का सड़क पर चलना, ये फ्रिक्शन के कारण होता है और फ्रिक्शन जो है बल का एक रूप है। देखिए बल का प्रकार जो है, बल मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किए गए हैं। पहला है संपर्क बल, दूसरा है गैर संपर्क बल। सबसे पहले हम लोग संपर्क बल यानी कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। और संपर्क बल किसे कहते हैं, तो देखिए संपर्क बल जो है ऐसे बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से जो है आरोपित होते हैं। परोक्ष रूप से, याद रखिएगा, डायरेक्ट रूप से आरोपित होते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। ऐसे बल जो संबंधित निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से अथवा किसी माध्यम से अथवा किसी अन्य माध्यम से परोक्ष रूप से आरोपित होते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। संपर्क बल के जो प्रमुख उदाहरण हैं इनको बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है आरोपित बल। आरोपित बल किसे कहते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इसे क्लियर करेंगे। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल आरोपित बल कहलाता है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु पर आरोपित किया गया बल क्या कहलाता है, आरोपित बल कहलाता है। जैसे में किसी व्यक्ति के द्वारा मेज को धक्का देकर उसका किसी अन्य स्थान पर परिवर्तन कर देना, यह क्या है, आरोपित बल का उदाहरण है। दूसरा है लंबवत बल, नॉर्मल फोर्स। तो लंबवत बल क्या है, किसी स्थिर वस्तु के द्वारा अपने संपर्क में स्थित वस्तु पर लंबवत लगाया गया सहायक बल यानी सपोर्ट फोर्स जो उस वस्तु को स्थिरता प्रदान करता है, लंबवत बल कहलाता है। जैसे में मेज पर रखी पुस्तक पर मेज की सतह के द्वारा पुस्तक के भार को सहारा देने वाला बल, यह है लंबवत बल। और लंबवत बल जो है इसका उदाहरण है, ठीक है, किसका, संपर्क बल का। दूसरा हो गया। तीसरा है घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। ध्यान दीजिएगा, किसी सतह के द्वारा आरोपित बल, किसी सतह के द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा किसी व्यक्ति की गति का विरोध करता है,
क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। किसी सतह के द्वारा आरोपित वह बल जो उस सतह पर गतिमान वस्तु अथवा व्यक्ति की गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। जैसे गतिमान कार पर सड़क के द्वारा लगाया गया बल। कार जो है गतिमान है, चल रहा है, तो क्या हो रहा है? सड़क के द्वारा जो है क्या हो रहा है? फ्रिक्शन हो रहा है। सड़क के द्वारा लगाया गया बल के कारण ही कार जो है आगे बढ़ रहा है। इसके बाद है तनाव बल, टेंशन फोर्स। तनाव बल किसे कहते हैं? तार, रस्सी, केबल, धागा आदि के दोनों विपरीत सिराओं को खींचने पर उसमें लगने वाला जो बल होता है वही तनाव बल कहलाता है। इसके बाद है स्प्रिंग बल। किसी संपीड़ित अथवा खींची हुई स्प्रिंग के द्वारा उसे जुड़ी हुई वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्प्रिंग बल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दूसरा प्रकार बल का, वो है गैर संपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। गैर संपर्क बल किसे कहते हैं? ऐसे बल जो एक पिंड के द्वारा किसी अन्य पिंड के प्रत्यक्ष संपर्क में आए बिना, डायरेक्ट रूप से आए बिना उस पर आरोपित किए जाते हैं, गैर संपर्क बल कहलाते हैं। जैसे में पहला है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? यह एक आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो द्रव्यमान युक्त सभी पिंडों के मध्य कार्य करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सौर मंडल के सभी ग्रह निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी से ऊपर उछाली गई सभी वस्तुएं एक निश्चित ऊंचाई पर जाने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर वापस आती है। दूसरा है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्थिर विद्युत बल किसे कहते हैं? दो आवेशित पिंडों के मध्य लगने वाला बल क्या होता है? स्थिर विद्युत बल होता है। जैसे में कंघे को कपड़े पर रगड़ने के पश्चात कागज के सूक्ष्म टुकड़े के समीप ले जाने पर कागज के टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होते हैं। आप जब कंघे को बाल या कपड़े में रगड़ते हैं तो वो क्या होता है? आवेशित हो जाता है, और उस आवेशित कंघे को सूक्ष्म टुकड़े, कागज के सूक्ष्म टुकड़े के समीप लाते हैं तो कागज उससे चिपक जाता है, उसमें क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तीसरा है चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबकीय बल किसे कहते हैं? विद्युत आवेशित कणों अथवा पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण यानी अट्रैक्शन अथवा प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक फोर्स किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेशित कणों अथवा पिंडों के मध्य कार्यरत आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल चुंबकीय बल कहलाता है। समान आवेश वाला कण जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी प्लस प्लस वाले क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या माइनस माइनस वाले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जबकि विपरीत आवेश वाले जो कण होंगे जिन पे माइनस प्लस का चार्ज होगा वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। जैसे में दो चुंबक के समान सिरों को जो है एक दूसरे से दूर हटना और विपरीत सिरों का एक दूसरे से क्या होना? एक दूसरे के पास आना, एक दूसरे से चिपकना, ये जो है चुंबकीय बल का उदाहरण है। और इसमें जो है आकर्षण और प्रतिकर्षण किस तरह से होता है हम लोगों ने क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। देखिए, वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत, वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा जो है क्या होता है? एक बल की दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है। किसी ओर होती है? सदैव केंद्र की ओर होती है। ठीक है। और इस बल के अभाव में वृत्तीय गति संभव नहीं है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा जो है क्या होता है? सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। और इस बल के अभाव में वृत्तीय गति जो है संभव नहीं है। वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर एक अभिकेंद्रीय त्वरण v² r उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। तो देखिए समीकरण क्या है? v बराबर ma बराबर mv² r। याद रखिएगा। अभिकेंद्रीय बल के अनुप्रयोग क्या है तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में, जैसे ग्रहों के द्वारा सूर्य का परिक्रमण अभिकेंद्रीय बल ही जो है प्रभावी होता है। तो ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में अभिकेंद्रीय बल ही जो है प्रभावी होता है। दूसरा है
किसी डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति के, जो आप लोग किए भी होंगे, डोरी के एक सिरे पर पत्थर का टुकड़ा बांधकर वृत्तीय गति में घुमाने पर डोरी में अंदर की ओर एक तनाव उत्पन्न होता है। वृत्तीय गति समाप्त होने पर क्या होता है, डोरी छोड़ते ही पत्थर जो है सरल रेखीय गति करता है। तो ये है दूसरा उदाहरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसका तीसरा उदाहरण है, कार या बस के द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय। जब आप कार या बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो कहीं आप गोल चक्कर जब लगाते हैं, वक्रीय पथ पर मुड़ते हैं, तो उस समय क्या होता है, वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद है अपकेंद्रीय बल। ठीक है, अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका जो है फॉर्मूला क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत होता है, केंद्र के बाहर की ओर। ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, उसमें हो रहा था केंद्र से मतलब कि वस्तु जो है, वस्तु से उसके विपरीत दिशा में जो है केंद्र की ओर। और ये क्या हो रहा है, इसमें जो एक कह सकते हैं कि जो बल है केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत है, कार्य कर रहा है। और यह जो है, यह एक प्रकार का आभासी बल होता है जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। समझ में आया? अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल में क्या अंतर है? तो अभिकेंद्रीय बल क्या था, वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत विभिन्न बलों में एक बल की दिशा सदैव जो हो, क्या होता है, सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। ठीक है, और इस बल के अभाव में वृत्तीय गति जो है क्या है, संभव नहीं है। यहां पे जो है अपकेंद्रीय बल है। इसमें क्या अंतर है, तो वृत्तीय पथ पर गतिशील पिंड पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल की प्रतिक्रिया में उसके विपरीत दिशा में एक बल क्या हो रहा है, उसके विपरीत दिशा में एक बल केंद्र के बाहर की ओर कार्यरत है। यह एक प्रकार का आभासी बल है जिसे अपकेंद्रीय बल कहा जाता है। जैसे में वॉशिंग मशीन का जो फंक्शन होता है अपकेंद्रीय बल पर ही आधारित होता है। दूसरा है दूध से मक्खन बनाने वाले मशीन, यह भी अपकेंद्रीय बल पर ही क्रियाशील है। और F बराबर ma बराबर mv² बटा r, इसका जो है समीकरण है। नेक्स्ट है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? वह बल जो किसी पिंड में घूर्णन उत्पन्न करता है बल आघूर्ण कहलाता है। बल आघूर्ण जिस बिंदु पर कार्य करता है उसे पिंड का अक्ष कहा जाता है तथा पिंड इसी अक्ष पर घूर्णन करता है। बल आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। बल आघूर्ण पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष के बल के क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है और इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। ठीक है, बल आघूर्ण को टाउ से जो है, टाउ सिंबल आप देख सकते हैं, टाउ जो है टाउ से प्रदर्शित किया जाता है। बल आघूर्ण पिंड पर लगाए गए बल के परिमाण तथा घूर्णन अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। टाउ बराबर F गुणे क्या है, L। F क्या है, बल के परिमाण है, और L क्या है, तो लंबवत दूरी है। पिंड के अक्ष से अधिक दूरी पर बल लगाने से यह अधिक प्रभावी होता है। जैसे पेचकस, जो स्क्रू ड्राइवर होता है, पेचकस जो होता है इसके द्वारा पेंच घुमाना, दरवाजे के हत्थे कब्जे से दूर लगाना, गन्ना पेरने की मशीन में बैलों को केंद्र से दूर बांधकर घुमाना। इसके बाद है बल युग्म। बल युग्म क्या है? जब किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में दो बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं क्या है, भिन्न भिन्न हो, तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। जब किसी पिंड पर विपरीत दिशाओं में दो बराबर तथा समानांतर बल इस प्रकार कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो, तो उन बलों को बल युग्म कहा जाता है। बल युग्म का परिणामी बल शून्य होता है और इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है।
बल युग्म का परिणामी बल क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसके बाद है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण किससे कहते हैं? तो देखिए, जड़त्व आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी अक्ष के चारों ओर किसी पिंड की घूर्णन गति में परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व आघूर्ण के आकार उसके द्रव्यमान तथा घूर्णन अक्ष की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, याद रखिएगा। किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णनशील पिंड कणों का निकाय, याद रखिएगा, किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णनशील पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के कुल द्रव्यमान तथा उसकी अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। किसी स्थिर अक्ष के परितः घूर्णनशील पिंड का जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के कुल द्रव्यमान तथा उसकी जो है अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। एल बराबर क्या है? एल बराबर एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो सिग्मा आप याद रखिएगा। घर्षण बल क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स क्या है? जब कोई वस्तु किसी सतह से संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है। कोई वस्तु किसी सतह से क्या करती है? संलग्न रहते हुए गति करने का प्रयास करती है अथवा गति करती है, तो उस वस्तु एवं उस सतह के मध्य एक बल उत्पन्न हो जाता है जो उस वस्तु की गति का विरोध करता है। यह बल वस्तु की गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। समझ में आ गया? घर्षण बल जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ये दो प्रकार का होता है। स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा है गतिक घर्षण बल। इन दोनों घर्षण बल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। स्थैतिक घर्षण बल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं? तो किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उस सतह के मध्य लगने वाला घर्षण बल स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे पुस्तक को स्थिर मेज पर खिसकाना। पुस्तक को स्थिर मेज पर खिसकाना स्थैतिक घर्षण बल का उदाहरण है। याद रखिएगा, एक दूसरा इसमें जो बल है सीमांत घर्षण बल। किसे कहते हैं? तो जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है तो वह वस्तु एक अधिकतम बल के पश्चात गतिमान हो जाती है। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान लगातार बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? वह वस्तु एक अधिकतम बल के पश्चात क्या होती है? गतिमान हो जाती है। स्थैतिक घर्षण बल के इस अधिकतम मान को सीमांत घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गतिक घर्षण बल, गतिक घर्षण बल। ठीक है, तो देखिए, गतिमान वस्तु एवं संपर्क सतह के मध्य लगने वाले घर्षण बल को गतिक घर्षण बल कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, लोटनिक घर्षण बल और दूसरा क्या है? पहला है लोटनिक घर्षण बल, दूसरा बताइए? तो देखिए, दूसरा है आपका सर्पी घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल और सर्पी घर्षण बल। लोटनिक घर्षण बल किसे कहते हैं? तो किसी तल पर लुढ़क कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। जैसे में देखिए, वाहनों के पहियों तथा भूमि के मध्य लगने वाला घर्षण बल लोटनिक घर्षण बल होता है। लोटनिक घर्षण बल का मान सबसे कम और स्थैतिक घर्षण बल का मान सर्वाधिक होता है। सर्पी घर्षण बल क्या है? किसे कहते हैं? तो देखिए, समतल पर फिसलकर स्लाइड कर कर चलने वाली वस्तु की गति का विरोध करने वाला बल सर्पी घर्षण बल कहलाता है। बिना पहिए के किसी गाड़ी को जमीन पर खींचने पर गाड़ी तथा जमीन के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण बल होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ पे जो स्लेज गाड़ी होती है जो खींचा जाता है, वो होता है सर्पी घर्षण बल के माध्यम से। बिना पहिए के वो गाड़ी बर्फ पे फिसलन करता है, आगे बढ़ता है। ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। और देखिए, यहां पे आपको घर्षण के जो उपयोग है दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। घर्षण के जो पहला उपयोग है, सड़कों पर आवश्यक
घर्षण न होने पर गाड़ियों के जो पहिए हैं, जो व्हील्स होते हैं, सड़कों पर आवश्यक घर्षण न होने पर गाड़ियों के जो पहिए हैं, व्हील्स होते हैं, फिसलने लगते हैं। तो मतलब घर्षण होना बहुत जरूरी है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा है, घर्षण की अनुपस्थिति में मशीनें कार्य नहीं करती है। घर्षण की उपस्थिति के कारण ही ब्लैक बोर्ड या कागज पर आप लिख पाते हैं। चौथा है, ईंटों को एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार बनाना भी घर्षण के कारण ही संभव है। घर्षण से हानि क्या है? तो देखिए, घर्षण से हानि जो है, पहला है कि घर्षण के कारण ऊर्जा का जो है अपव्यय अधिक होता है, अधिक ऊर्जा का खर्च होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। मशीनों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि जो है उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है। इसके बाद है संतुलन। संतुलन किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल जो हो शून्य हो तथा इन बलों का किसी बिंदु के परितः परिणामी बल आघूर्ण भी शून्य हो। किसी वस्तु पर लगे सभी बलों का परिणामी बल शून्य हो तथा इन बलों का किसी बिंदु के परितः परिणामी बल आघूर्ण भी शून्य हो, तो उस वस्तु की अवस्था संतुलन की अवस्था कहलाती है। संतुलन के प्रकार, संतुलन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, संतुलन निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है: अस्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन, उदासीन संतुलन। सबसे पहले हम लोग अस्थायी संतुलन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर यदि वह पुनः अपनी संतुलन अवस्था को प्राप्त कर ले, तो इस प्रकार का संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाता है। जैसे आप फिगर के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। चौड़े आधार वाले, जो चौड़े आधार पे रखे हुए शंकु हैं, इनको थोड़ा सा तिरछा करके आप छोड़ते हैं तो वह पुनः क्या होता है? अपनी पहली जैसी स्थिति में क्या हो जाता है? आ जाता है। ठीक है, तो पहले वाली स्थिर अवस्था को यह प्राप्त कर लेता है। दूसरा है, अच्छा इसमें दूसरा जो पॉइंट है, किसी वस्तु अथवा पिंड के अस्थायी संतुलन के लिए वस्तु का गुरुत्व केंद्र अधिक से अधिक नीचे होना चाहिए तथा वस्तु के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से होकर जानी चाहिए। दूसरा है अस्थायी संतुलन। इसको समझेंगे। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके, ठीक है, यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की अवस्था से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ने पर पुनः वह क्या करता है? अपनी संतुलन की अवस्था में न आए, तो इस प्रकार की संतुलन अस्थायी संतुलन कहलाता है। पहला में क्या था? उसको थोड़ा सा छेड़ने पर क्या था? टेढ़ा करने पे वो पहले वाली जो है स्थिति में अस्थायी रूप से आ गया, तो वो था अस्थायी संतुलन। दूसरा था अस्थायी संतुलन। इसमें आप क्या करते हैं कि इसको आप टेढ़ा करते हैं, थोड़ा सा इसमें जो है आप एक्टिविटी करते हैं, तो क्या होता है? वो पहले जैसे अपनी अस्थायी मतलब कि जिस तरह से पहले था पूर्ववर्त स्थिति को वो प्राप्त नहीं कर पाता है, तो होता है अस्थायी संतुलन। जैसे में अब आपने क्या किया? इस शंकु, ये जो शंकु है, ये शंकु जो है आपने शीर्ष के बल पर रखा शंकु, जो देख सकते हैं कि अगर आप इसको हिलाते हैं तो वो क्या करता है? अपने पूर्ववर्त स्थिति को प्राप्त नहीं करता है, कोई और डायरेक्शन में ये चेंज हो जाता है, तो ये जो है ये है अस्थायी संतुलन। तीसरा है उदासीन संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ देने पर वो अपनी पूर्व अवस्था में आने के स्थान पर अपनी नई अवस्था में ही संतुलित हो जाए, तो इस प्रकार का संतुलन जो है उदासीन संतुलन कहलाता है। और इस प्रकार के संतुलन में गुरुत्व केंद्र की स्थिति वस्तु की स्थिति बदलने पर परिवर्तित होती है, जैसे अपनी तिर्यक ऊंचाई के सहारे रखा हुआ शंकु। फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है उत्तोलक। उत्तोलक क्या है? देखिए, उत्तोलक जो है, उत्तोलक वस्तुतः एक सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक एक सीधी अथवा
तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले उपकरण तक हो सकते हैं। उत्तोलक एक सरल मशीन होती है जो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। उत्तोलक एक सीधी अथवा तिरछी छड़ से लेकर अपेक्षाकृत जटिल संरचना वाले क्या होते हैं, उपकरण तक हो सकते हैं। एक उत्तोलक में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। आलंब होता है, आयास होता है और भार होता है। और इसको जो है उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। पहला जो श्रेणी है, प्रथम श्रेणी में उत्तोलक की जो स्थिति है, आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी के उत्तोलक में आलंब भार और आयास के मध्य होता है। जो आलंब है वो देखिए, ये रहा आलंब, आयास और भार के मध्य होता है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, साधारण तुला, कैंची, प्लास, कील उखाड़ने का हथौड़ा, बोझ उठाने की मुड़ी हुई छड़ और बच्चों के झूलने का तख्ता। द्वितीय जो श्रेणी है उत्तोलक की स्थिति आप देख सकते हैं। इस वर्ग के उत्तोलक में जो भार है, जो लोड है, भार जो है आलंब और क्या, आलंब और आयास के मध्य होता है। आलंब और आयास के जो है मध्य होता है। जैसे में उदाहरण के तौर पे दिया गया है, नींबू निचोड़ने की मशीन, सुपारी काटने का सरौता, कूड़ा धोने की एक पहिए वाली गाड़ी। तीसरा जो स्थिति है, तृतीय श्रेणी जो है, इसकी स्थिति क्या है, तो इस वर्ग के उत्तोलक में जो आयास है, जो आयास है वो क्या है, आलंब और भार के मध्य है। जैसे में चिमटा, ये इसका उदाहरण है, किसान का हल और मनुष्य के हाथ की कोहनी। आगे बढ़ते हैं और इस पर जो आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है इनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन होगा। अंतिम विस्थापन होगा, क्या होगा, तो अंतिम विस्थापन, याद रखिएगा, यदि कोई वस्तु गमन करते हुए अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच जाए तो अंतिम विस्थापन 0 होगा। दूसरा प्रश्न, गति का द्वितीय समीकरण क्या है। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, याद रखिएगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था मोशन के दौरान, जहां गति का डिस्कस हम लोगों ने किया था उसमें इसको डिस्कस किया था। तीसरा प्रश्न है, किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। यह किस कारण होता है आपको बताना है। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं, किस कारण, तो जड़त्व के कारण। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा बहुत फिर से डिस्कस कर लेते हैं। किसी वस्तु के स्थिर अथवा गतिमान बने रहने की प्रवृत्ति जो होती है जड़त्व कहलाती है। यह वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विराम की या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व की माप है। वस्तु में यदि अधिक द्रव्यमान होगा तो उसमें जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है। प्रश्न चौथा प्रश्न क्या है, तो क्रिकेट खिलाड़ी तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे हटाता है। ऐसा क्यों करता है, क्या होता है ऐसे, तो क्रिकेट खिलाड़ी जो है तीव्र गति से आती हुई गेंद को कैच करने के लिए अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। इसलिए खींचता है कि गेंद के संवेग का परिवर्तन दर जो है कम हो जाए, जिससे चोट लगने की संभावनाएं बहुत कम हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। और इसके बारे में दोबारा से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, गति के द्वितीय नियम के अनुसार अगर बात करें तो किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर, ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है, याद रखिएगा। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर अनुप्रयुक्त बल के समानुपाती होती है और उस दिशा में होती है जिसमें बल प्रभाव डालता है। क्रिकेट गेंद का संवेग जो है अधिक होता है, इसलिए उसे रोकने के लिए संवेग को 0 तक कम करना होता है।
अतः हाथ पीछे करने के कारण खिलाड़ी को संवेग जो है शून्य करने के लिए अधिक समय मिल जाता है और उसे चोट नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पहला है, चलती गाड़ी के अचानक रुकने पर यात्री पीछे की ओर गिर जाता है, जड़त्व के कारण ऐसा होता है। क्या यह सही है? तो नहीं, जड़त्व का कारण यह नहीं है। जड़त्व का जो नियम है किस लॉ से संबंधित है? कमेंट करके बताइएगा, शुरू में ही हम लोगों ने डिस्कस किया था। दूसरा है, बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। क्या यह सही है? क्रिया प्रतिक्रिया के कारण यह सही है? नहीं, बताइए। तो देखिए दोनों सही है, पहला और दूसरा। मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, आप लोग कमेंट भी नहीं किए, कमेंट किया करिए। जिसको न्यूटन का पहला, दूसरा, तीसरा लॉ पता होगा, आप सही से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। और तीसरा है, खेल कूद में ऊंची कूद वाले खिलाड़ी के गिरने के लिए भूमि पर बालू का ढेर बिछाया जाता है, जड़त्व उत्पन्न करने के लिए। तो तीसरा कथन सत्य नहीं है, पहला दूसरा बिल्कुल सत्य है। देखिए तीसरा सत्य नहीं है, क्यों? ऊंची कूद वाले खिलाड़ी को गिरने के लिए बालू का ढेर बिछाया जाता है ताकि खिलाड़ी का संवेग बहुत धीरे धीरे कम हो। कठोर भूमि पर संवेग जो है कम समय में शून्य होता है तथा संवेग परिवर्तन दर अधिक होगी, जिससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है। 6 नंबर, मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटता है। ठीक है, जब मनुष्य नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तो नाव पीछे की ओर हटता है। आपको जो है यहां पे कमेंट करके बताना है यह लॉ किससे संबंधित है, यह कथन जो है किस लॉ से संबंधित है, आपको कमेंट करके बताना है। न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम या तीसरा नियम से इसका संबंध है। नाव से बाहर आते समय मनुष्य नाव को पैर से पीछे दबाता है, अर्थात वह नाव पर धक्का बल लगाता है। ठीक है, धक्का भी जो है बल का एक रूप है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाव जो है मनुष्य की ओर बराबर तथा विपरीत बल लगाती है, जिससे मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है और नाव पीछे हट जाती है। 7 नंबर, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? संवेग को, क्रिया प्रतिक्रिया को, त्वरण को या बल को? तो सही जवाब है बल को। और प्रश्न संख्या 8 है, प्रक्षेप गति परवलयाकार में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? प्रक्षेप्य गति में दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए लंबी कूद वाले खिलाड़ी को किस कोण पर कूदना होगा? 45 डिग्री, याद रखिएगा। शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में, बताइए क्या होता है? शून्य से स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु में समान त्वरण होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 10, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की जो है आशंका का कारण क्या है? अश्व, घोड़ा जो है यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो उस पर सवार व्यक्ति के गिरने की जो आशंका का कारण है वह है जड़त्व, विश्राम जड़त्व। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 11 नंबर, चलती हुई जो बस है अचानक जब ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? इसको न्यूटन का पहला नियम के माध्यम से समझाया जा सकता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं या कम्युनिटी बॉक्स में जाइए या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जो है इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को जो है अपडेट कर दिया गया है। तो किस तरह से आपको पीडीएफ प्राप्त करना है वहां पे आपको समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है अपडेट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे क्विज कराए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और
आप जो है अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। आपको ये बताना है कि इसमें जो परिवर्तन है, आपकी जो सलाह है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमें सलाह दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं कि इसमें और क्या परिवर्तन किया जाए जो कि आपके लिए और इंप्रूवमेंट हो, आपके लिए और बेहतर हो जाए। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए इतना ही।